जी मिस मधुमती, मैं शिरून ही हूँ। ओ माय गॉड, इतनी खुश नसीब हूँ मैं बता नहीं सकती तुम्हें। इस वक्त अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती। तुम नहीं समझते कि मैं तुमसे मिलकर कितनी खुश हो गई हूँ। बहरहाल, लेकिन तुम जिस तरह गायब हो गई थी मधुमती, मैं तस्वुर में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ आगरे के इस ताजमहल में तुम मुझे मिल जाओगी। चलो आओ यहाँ से चलते हैं, कहीं बैठते हैं, उसने कहा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे घसीटने लगी। कुछ फासले पर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट नजर आ रहा था। उसने उधर इशारा करके कहा, उधर चलते हैं, वो जगह पुरसुकून है। मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे और उनके नीचे मेजें बिछाई गई थी। हम दोनों वहां पहुंच गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तीन अतराफ से दरख्तों ने मेज को घेरा हुआ था। बिलाशुबा ये इंतहाई दिलकश गोशा था और यहाँ बैठकर मोहब्बत की बेशुमार नई दास्तानों का आगाज किया जाता होगा और शायद अंजाम भी। वेटर अदब से हमसे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। हाँ, ये बताओ क्या पिया जाए? कुछ भी मंगवा लो, वैसे काफी बहुत उम्दा रहेगी। ओह माय गॉड, क्या कहूँ तुमसे, एक अजीब सी कैफियत हो रही है। मैंने वेटर को कॉफी लाने का हुक्म दिया और खामोश निगाहों से मधुमती को देखने लगा। वो बोली, दिल्ली में तुमसे जुदा होने के बाद मुझे जितनी उलझनों का सामना करना पड़ा है तुम तस्वुर नहीं कर सकते। मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया था, लेकिन गौतम चंद के बजाय किसी और ने मुझसे मुलाकात कर ली। किसने? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। बस बता नहीं सकती मैं। बड़ी लंबी कहानी है, तो फिर काफी आ जाने दो। वैसे यहाँ कहाँ ठहरी हुई हो? बाद में बताऊंगी सब कुछ, उसने कहा। बार बार वो मुस्कुराने लगती थी। मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। कमबख्त खूबसूरती में तो बेमिसाल थी ही, इस वक्त कुछ पुरस्रार भी लग रही थी। कॉफी आ गई। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए कॉफी की प्याली बनाकर मेरे सामने रखी। फिर बोली, मैं असल में गौतम चंद को अपना सरपरस्ती समझती थी। उसने लंदन में मुझे बज़ाहिर मेरे दुश्मनों से महफूज रखने के लिए रखा था, लेकिन हकीकत ये थी कि वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। खूब, वो कैसे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि गौतम चंद से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और मैं समझ सकता था कि गौतम चंद की शख्सियत क्या है, लेकिन मैंने मधुमती के बोलने का इंतजार किया। वो कहने लगी, तुम्हारी राय के मुताबिक इश्तिहार देने के बाद मैं इंतजार करने लगी। मैं सोचती थी कि गौतम चंद को अगर मेरी आमद के बारे में इल्म हो जाए तो मुमकिन है वो मुझसे मुलाकात करने आए। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी अखबार पढ़ रही थी तो एक शख्स एक औरत के साथ मेरे पास पहुंच गया। उसने अपना तारुफ एक बैरिस्टर की हैसियत से कराया और मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिला। उसने मुझसे कहा, मैडम मधुमती, होटल के इस कमरे में आपने अपने इश्तिहार में पता बता दिया है। हालांकि मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि मुमकिन है आपसे मुलाकात ना हो सके, लेकिन खुशकिस्मती से आप मुझे मिल गई। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे मजीद कुछ गुफ्तगू करूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम तीनों ही अब खतरात में गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगी? आपकी आमद ही मेरे लिए हैरतनाक है मिस्टर प्रेमचंद, और इसके बाद अगर आप ये अल्फाज भी कह रहे हैं तो पहले तो मुझे हैरत ही करनी होगी। इसके बाद जब आपकी शख्सियत को समझ जाऊंगी तो आगे कुछ बोल सकती हूँ। मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अगर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं तो कम से कम होटल के इस कमरे से निकलकर किसी ऐसी जगह हम लोग बैठकर गुफ्तगू कर लें जहाँ हमारी गुफ्तगू सुनने वाला कोई ना हो। प्रेमचंद की शख्सियत इतनी अच्छी थी कि उस पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। बहरहाल मैं राजी हो गई। हम होटल से बाहर निकल आए और वो मुझे अपनी कार में साथ लेकर अपने दफ्तर पहुंच गया। ये एक खूबसूरत ऑफिस था, चूँकि एक खास इमारत में था और यहाँ बेशुमार अफराद नजर आ रहे थे, इसलिए मैं गैर मुतमईन नहीं हुई। मैंने बाहर बैरिस्टर प्रेमचंद का बोर्ड भी देखा था। बहरहाल मिस्टर प्रेमचंद ने मुझे सामने बिठाते हुए कहा, ये इश्तिहार तुम्हारी बदकिस्मती का साइन बोर्ड भी हो सकता था। क्या समझी अगर तुम गौतम चंद के हाथ लग जाती? मैंने फटी फटी निगाहों से बैरिस्टर प्रेमचंद को देखा और बोली, समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? देवी जी, पहले मेरे चंद सवालात का जवाब दीजिए। आप क्या आपको ये मालूम है कि आपकी अपनी असल हैसियत क्या है? क्या हकीकत है आपकी? मिस्टर प्रेमचंद, क्या अजनबियों से गुफ्तगू करने का यही तरीका होता है? आप आखिर हैं कौन और क्या चाहते हैं मुझसे? मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ लड़की, और तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता हूँ। बेहतर है कि तुम मेरी ये हैसियत कबूल कर लो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ से आई हो? अगर आपको मेरे बारे में कुछ मालूमात हैं तो ये काम भी आप ही कर डालिएगा। तुम लंदन से आई हो और यहाँ तुम गौतम चंद की तलाश में हो। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। क्या तुम ये जानती हो कि गौतम चंद कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। क्या इतना भी नहीं मालूम कि लंदन में तुम उसकी सरपरस्ती में रहती थी? जी हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस संसार में सिर्फ एक गौतम चंद ऐसी शख्सियत है जो तुम्हारी दुश्मन है, तो क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगी? ये आप कह रहे हैं ना?
मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे पिता समान हूँ बेटी। ज्यादा फजूल बातें करके तुम्हें उलझनों में गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं कुछ तहरीरें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ जो तुम पर सारी हकीकतें खोल देंगी। प्रेमचंद ने अपनी असिस्टेंट गीता देवी से कुछ कहा और गीता देवी एक अलमारी से कुछ फाइलें निकाल कर मेरे सामने ले आई और फिर श्रवण कुमार गुप्ता मैं वो फाइल पढ़ने लगी और उन फाइलों ने सारी हकीकत मुझ पर आश्कार कर दी। मेरे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत के मालिक थे, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ताजिर, और गौतम चंद उनका मैनेजर था। हमारा सारा कारोबार गौतम चंद ही संभालता था। पिताजी ने बहुत अरसे कबल एक वसीयत तैयार कर दी थी जिसकी बिना पर मैं उनकी तमाम जायदाद की वारिस थी और कानूनी उम्र पूरी करने के बाद ये विरासत मुझ तक मुंतकिल हो जानी थी। मेरी परवरिश की सारी जिम्मेदारी गौतम चंद पर ही थी और उसने कुछ इस किस्म के हालात पैदा कर दिए थे कि पिताजी को भी इस बात का शुबा हो गया था कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। चुनाचे उन्होंने मुझे लंदन में मुंतकिल कर दिया और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया, यहाँ तक कि मुझे भी अपने आप से लाइल्म रखा गया था। गौतम चंद ने बड़ी चालाकी से मेरे पिताजी की तमाम दौलत और जायदाद पर अपना अमल दखल कायम कर रखा था और पिताजी को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़े रखा था कि वो इससे बिल्कुल अलग बात नहीं करते थे। लेकिन फिर एक बार उन्हें हकीकत मालूम हो गई। उन्होंने गौतम चंद से पूछगछ की और सूरत हाल से वाकिफ होने के बाद गौतम चंद ने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया। बज़ाहिर उनकी मौत फितरी ही हुई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो गौतम चंद के हाथों मौत का शिकार हुए थे। गौतम चंद बहुत असर और रसूख वाला आदमी है। उसने हर तरह से ये बात साबित कर दी कि मेरे पिताजी की मौत तिबी हुई है। मैं उसकी मायत में परवरिश पा रही थी, लेकिन फिर बाद के हालात मैंने तुम्हें बता दिए। उधर गौतम चंद को ये अंदाजा हो गया था कि अब मेरी कानूनी उम्र पूरी हो रही है, चुनाचे उसने अपने तौर पर कुछ फैसले किए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वही मेरा दुश्मन है और असल खेल क्या है। मैं खुद ही नादानिस्तगी में उसके जाल में फंसने आ गई थी और उसकी तलाश के लिए इश्तिहार भी दे दिया था। यह है सारी कहानी। फिर इसके बाद प्रेमचंद जी ने मुझे तफसीलात बताते हुए कहा वो बरसों से मेरे पिताजी के कानूनी मशीर हैं और इश्तिहार पढ़कर वो मुझ तक ना पहुंच जाते तो फिर मेरा बचना मुश्किल होता। गौतम चंद के हाथ लग जाती तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। मैं तो खौफ से पागल हो गई थी। तुम्हारी बहुत तलाश की मैंने, मगर तुम्हें ना पा सकी और फिर प्रेमचंद ही के इशारे पर मैं यहाँ आगरे आ गई। कई दिन से मुकीम हूँ। होटल के बजाय एक प्राइवेट रिहाइशगाह हासिल कर ली है और इसका इंतजाम भी प्रेमचंद की साथी गीता देवी ने किया है। यहाँ आगरे में उनकी किसी रिश्तेदार का एक घर था जो उन्होंने मुझे दे दिया है। एक छोटा सा खूबसूरत मकान है जिसमें मैं रहती हूँ, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह अचानक यहाँ मिल जाओगे। श्रवण कुमार मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं उसकी पूरी कहानी सुन रहा था। फिर मैंने उसे कहा, लेकिन देवी जी, सवाल ये पैदा होता है कि श्रवण कुमार की निशानदही आपको किसने की थी? मेरे सवाल पर वो हैरानी से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हें सारी बातें बता नहीं चुकी हूँ? मुझे हैरत है कि तुम सब कुछ भूल गए। नहीं मधु जी, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैंने आपसे ये सवाल कर लिया था और अब तो मैं ये हक रखती हूँ कि तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि एक आवारा गर्द हूँ। आप होटल में नहीं मिली तो उसके बाद मैं क्या करता, कहाँ तलाश करता आपको? मैंने जवाब दिया और वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। फिर मध्यम लहजे में बोली, हाँ तुम्हारा कहना भी ठीक है। बहरहाल मैं बड़ी मुश्किलात में फंस गई हूँ। अब ये मालूम होने के बाद कि मेरा सरपरस्त ही मेरा दुश्मन है, तुम बताओ कि क्या कर सकती हूँ मैं? वो तो भगवान भला करे बैरिस्टर प्रेमचंद का कि उन्होंने यहाँ मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है, वरना न जाने गौतम चंद के हाथों में पड़कर मेरा क्या हशर होता। मैंने तो उसकी तलाश के लिए इश्तिहार दिया था, खुद अपनी मुसीबत बुलाई थी मैंने। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, लेकिन प्रेमचंद महाराज अब क्या कर रहे हैं आपके लिए मधु जी? उनका कहना है कि कुछ कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करनी है, उसके बाद मुझे विरासत के लिए अदालत में पेश कर देंगे और साथ साथ ही गौतम चंद की खुद मुख्तारी भी खत्म कर देंगे। इसके अलावा मेरे तहफ़्फ़ुज़ के बंदोबस्त के लिए मुझे कानूनी मदद भी दिलवा देंगे। बाद में ये देखना होगा कि मैं हिंदुस्तान ही में रहती हूँ या फिर दुनिया के किसी और मुल्क में गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार करती हूँ। प्रेमचंद जी का ये भी कहना है कि अगर मैं चाहूँ तो गौतम चंद के खिलाफ अदालत में दरखास्त भी दे सकती हूँ कि मुझे इससे जिंदगी का खतरा है, क्योंकि वो मेरे साथ बेईमानी की कोशिश कर चुका है और मेरी जायदाद हथियाने के चक्कर में है। प्रेमचंद जी तो बड़े अफसोस से कह रहे थे कि काश उन्हें कुछ ऐसे सबूत हासिल हो जाते जिनसे ये पता चलता कि मेरे पिताजी की मौत में भी गौतम चंद ही का हाथ है। लेकिन प्रेमचंद का कहना है कि अब ये मुश्किल है क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा। फिर मैंने कहा, मेरी भी यही राय है मधुमती जी
کہ गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर प्रेमचंद वाकई एक मुखलिस आदमी है तो बस अपनी जायदाद अपने कब्जे में कीजिए और सरकारी तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के बाद जिस तरह भी बन पड़े जायदाद का तिया पांचा करके इस मुल्क से निकल जाइए, वरना गौतम चंद अपनी जैसी कोशिशें जरूर करेगा। मैं तो बड़ी खौफजदा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। क्या तुमने मेरी मदद से हाथ खींच लिया? मैं उसकी सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, अब तो आपको मददगार मिल गए हैं, मेरी मदद की क्या जरूरत है? नहीं, मैं चाहती हूँ शिरून कुमार के तुम मेरे साथ रहो और मुसलसल रहो। उसके लहजे में न जाने क्यों हिचकिचाहट पैदा हो गई। मैंने चंद लम्हात सोचा, फिर कहा, मुझे सोचना पड़ेगा मधु। लो, जब मैं खुद दावत दे रही हूँ तुम्हें तो फिर सोचने समझने की क्या जरूरत है? तुम समझते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस मेहनत का कोई सिला नहीं दूंगी, तो इस ख्याल को मन से निकाल दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। असल में तुमसे मन भी मिल गया है और भरोसा भी हो गया है तुम पर। फिर भी मुझे सोचना तो पड़ेगा इस सिलसिले में। पहले तो तुमने नहीं सोचा था। हाँ, पहले सूरत हाल मेरे इल्म में नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि असल चक्कर क्या है, लेकिन अब दौलत का मामला बीच में आ गया है और बाकायदा दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई है। ऐसे हालात में मधु तुम खुद सोचो। नहीं, किसी भी बात के लिए मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं करूंगी। हाँ, दरखास्त करने का हक मुझे है, सो मैं तुमसे कर रही हूँ। फिर भी अगर तुम सोचना चाहते हो इस बारे में तो जरूर सोचो, क्योंकि मेरा तुम पर और कोई अधिकार तो नहीं है। तुम्हारा कयाम कहाँ है मधु? मैं तुम्हें अपना पता बता देती हूँ, लेकिन एक बात को सुन लो और न जाने क्यों मुझे भरोसा है कि तुम कम से कम मेरा ये काम तो कर ही दोगे। हाँ, कहो। थोड़े अरसे के लिए मेरे साथ रहो, मुझे बड़ा सहारा रहेगा। अकेली बहुत घबराती हूँ और डर भी लगता है। क्या मेरा तुम्हारे साथ रहना मुनासिब होगा? दुनिया बहुत सी बातें बना सकती है। अरे, संसार की चिंता जब मैं औरत होकर नहीं कर रही तो तुम मर्द होकर क्यों कर रहे हो? वैसे भी एक बात मन से कह रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं इसका अच्छी तरह अंदाजा रखती हूँ। वो तो बस तुम होटल से गायब हो गए थे, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। फिर उसने चंद लम्हात के बाद कहा, इसके बावजूद तुम्हें पूरा इख्तियार है कि मेरा साथ दो या मना कर दो। मैं एतराज नहीं करूंगी। तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बाद में हम ये फैसला कर लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है? उसने तफसील से मुझे अपना पता बता दिया और मैंने उसे ज़हन नशीन कर लिया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों रुखसत हो गए। मैं उसके जाने के बाद भी काफी देर तक ताजमहल की सैर करता रहा था और सूखी जमुना के किनारे खड़ा वहाँ के मनाजर देखता रहा था। ये फैसला भी करना था मुझे कि आगे क्या करना चाहिए। जो कुछ मेरे साथ पेश आ चुका था वो बड़ा ही सनसनीखेज था और मुझे इन हीरों के बारे में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। मैंने उनका बंदोबस्त तो बेशक कर लिया था, लेकिन गुरुचंद और स्वरूपनाथ मुस्तकिल तौर पर जहन में गर्दिश कर रहे थे। बहरहाल काफी देर तक आवारा गर्दी करने के बाद जब शाम के साये रात में तब्दील हो गए तो मैं वापस होटल ताज चल पड़ा और कुछ देर के बाद अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन कमरे में कदम रखते ही मेरे जहन को एक शदीद झटका लगा। हालांकि मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और मैंने अपने हाथ से उसे खोला था, लेकिन जब मैंने कमरे में रोशनी की तो मुझे सामने ही दो अफराद नजर आए जो शक्लो सूरत से निहायत खौफनाक मालूम होते थे और उन दोनों के हाथों में दबे हुए स्याह रंग के पिस्तौलों का रुख मेरी ही जानिब था। इंसानी फितरत से मजबूर होकर एक लम्हे के लिए बदन सनसनी का शिकार रहा, लेकिन फिर संभल गया। ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं था। तमाम करम फरमा एक ही अंदाज के थे। इधर आ जाओ, उनमें से एक ने कहा। यही ठीक हूँ, मैंने कहा। चलो। वो गुराया और मैं दौड़कर उसके पास आ गया। उसने घबराकर पिस्तौल मेरे सीने पर रख दिया और फिर बौखलाई हुई आवाज में बोला, खबरदार कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। घास खाई है प्यारे भाई, कह रहे हो कि इधर आ जाओ और अब गोली मारने की धमकी दे रहे हो, मैंने कहा। दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर वो पलट कर बोला, बैठो। शुक्रिया, ये मेरा ही कमरा है ना, बकवास मत करो। बेहतर है, पता चल जाएगा। सिस्टर खैरियत से हैं? कौन सिस्टर? दोनों चौंक कर बोले। फूलन देवी, उन्हीं के बरादरान हैं आप। पिस्तौलों की नाल तुम्हारे हलक में डालकर पूरे 6 फायर किए जाएं तो कैसा रहेगा? उनमें से एक ने जलाए हुए लहजे में कहा। सनसनीखेज आइडिया है, वैसे मेरे ख्याल में बात डायरेक्शन की होगी। अगर पिस्तौल की नाल हलक में डालकर सीधी रखी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, गोलियां गुद्दी से निकल जाएंगी। हाँ, अगर इसका रुख नीचे की समत हो तो फिर कुछ दिलचस्प तजर्बात हो सकते हैं। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखी। दो पिस्तौलों की मौजूदगी में मजाक करने वाले उन्होंने कम ही देखे होंगे, लेकिन फिर दोनों संभल गए। क्या नाम है तुम्हारा? पंडित कोका दोयम। तुमने मेरी किताब कोक शास्त्र पढ़ी होगी। बहुत चहक रहे हो। ये नहीं जानते तुम्हारे बदन से पूरी खाल उतार दी जाएगी।
اوہو، تم کسائی معلوم ہوتے ہو، لیکن کھال اتار دو گے تو میں چیخوں گا اور یہ ہوٹل کے لوگ جمع ہو جائیں گے، تمہیں کھال اتارنے کے الزام میں پکڑ لیں گے۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر رک کر بولا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے خیال میں اسے یہاں سے لے چلو۔ دوسرے نے کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے لے چلو، اور سنو، اگر کوئی حرکت کی تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا کہ پستول کی گولیاں تمہارے جسم میں اتار دیں اور فرار ہو جائیں۔ ہاں، یہ کوئی خاص مشکل کام تو نہیں ہے، سمجھدار معلوم ہوتے ہو، تو پھر چلو۔ اوکے، میں نے کہا۔ بس نہ جانے کیوں تفریحی موڈ بن گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ باہر نکلا، لیکن دیکھ رہا تھا کہ میرے بجائے وہ خوفزدہ ہیں، بے حد محتاط ہو کر چل رہے تھے اور خاصے نروس نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے پورا تعاون کیا اور ان کے ساتھ باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گیا۔ کار ڈرائیور موجود تھا، ان کے اشارے پر اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا تھا، ابتدائی دور ایک جرائم پیشہ شخص کی حیثیت سے گزارا تھا، اور اگر والد صاحب محکمہ پولیس کے اتنے بڑے افسر نہ ہوتے تو زندگی کا سنہری دور زیادہ تر جیل میں گزارتا۔ میں لاکھ سرکش سہی، لیکن قانون اتنا کمزور نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی جال میں پھنسی جاتا۔ لیکن والد صاحب کی وجہ سے خود محکمہ پولیس کے لوگ مجھ پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر کی باتیں تو گھر ہی میں رہتی ہیں نا۔ خود تیمور جمال شاہ صاحب کی دلی آرزو تھی کہ میں کسی لمبے جال میں پھنس جاؤں، لیکن اب اتنا بھی کم نہیں تھا کہ دوسرے سے اس کی فرمائش کرتے۔ یوں بات بنتی رہی تھی، اور اس کے بعد مختلف معاملات میں الجھ کر میں اچھا خاصا دہشت گرد بن گیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے وطن کے لیے بھی کام کیا تھا، انسانیت کے لیے بھی۔ فطرت میں جو نیلاہٹیں تھیں انہوں نے کبھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا، یہاں تک کہ فریدہ زندگی میں آ گئی، اور اس کے بعد راستے ایک بار پھر بدل گئے۔ لیکن ارل سیڈنا جیسی عورت اس سے پہلے نہیں ملی تھی۔ اس نے در حقیقت منہ زور گھوڑے کو لگام دے دی تھی، اور اس طرح اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا تھا کہ انہیں بھی بھول گیا تھا، جنہیں اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتا تھا۔ کم از کم آفتاب کمال اور رضوانہ وغیرہ اب یہی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ایک اور شخصیت بھی تھی جس کے لیے دل میں کبھی کبھی عجیب سے احساسات ابھرنے لگتے تھے، اور وہ تھی فضا جیبی۔ لیکن ارل سیڈنا نے ایسا جال بچھایا تھا کہ سب کچھ ذہن سے نکل گیا تھا، اور پر لطف بات یہ تھی کہ اس نے سوچنے سمجھنے کی قوتیں بھی سلب کر لی تھی۔ اب اس وقت میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس بات کا علم تھا کہ شرون کمار گپتا نہیں ہوں، لیکن کون ہوں نہ اس کے بارے میں سوچنے کو جی چاہتا تھا، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی تھی۔ حالانکہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں دوسرے تمام معاملات کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ خوف کا احساس بھی ہوتا تھا، مشکلات کا بھی، اور یہ بھی کہ مختلف لوگوں نے میرے ساتھ ایک عجیب کھیل شروع کر رکھا ہے۔ 3 ٹریک چل رہے تھے۔ کرنل بیتو سنگھ، جو مجھے اپنے وطن کے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، شریمتی رجنا دیوی تھی جو شرون کمار گپتا کے ساتھ ملکی راز فروخت کر رہی تھی، اور مس مدھومتی تھی جن کا الگ ایک طریقہ کار تھا۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ جو اس وقت مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان کا تعلق اصل میں کس سے ہے۔ گوتم چند مہاراج بھی ذہن میں آتے تھے، کیونکہ بہرحال ان کا اپنا بھی معاملہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایک بار پھر مجھے مدھومتی کے ساتھ دیکھ لیا ہو اور یہ اغوا اس سلسلے کی ایک کڑی ہو، لیکن طبیعت میں ایک شگفتگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ خود اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی، اپنا ہی مذاق اڑانے کو دل چاہ رہا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو خود ہی یہ مشورہ بھی دے ڈالا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو اس ہوٹل میں مناسب نہیں رہے گا، اور انہوں نے میرے معاملے میں مجھ سے مکمل طور پر تعاون کیا۔ بہرحال کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کون کون سے راستوں سے گزر رہی تھی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے اس سفر کا اختتام ایک عمارت کے سامنے ہوا جو پرانی طرز کی بنی ہوئی تھی، غالباً مغلیہ دور کی کوئی ایسی عمارت جس کا پتہ نہیں تاریخی پس منظر کیا تھا، اب بھی مکمل طور پر سے مضبوط اور خوشنما نظر آ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی پتلی پتلی اینٹوں سے بنی ہوئی اس عمارت کے اندر داخل کرنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور یہاں میری ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی۔ اچھے خاصے تن و توش کا مالک تھا اور چہرے سے کافی خطرناک نظر آتا تھا، ویسے مقامی ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ صرف نام پوچھنے کے لیے مجھے یہاں تک بلایا گیا ہے؟ یہ کام تو تمہارے آدمی ہوٹل میں بھی کر سکتے تھے۔